जरा सोचिए 1930 और 40 के दशक में जब पूरा भारत आज़ादी के लिए एक साथ लड़ रहा था, ठीक उसी वक्त उस बड़ी लड़ाई के अंदर किसान अपनी एक बिल्कुल अलग लेकिन उतनी ही ज़रूरी लड़ाई लड़ रहे थे। आज हम उन्हीं संघर्षों की कहानी में उतरेंगे जिन्होंने भारत की नींव को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल यही उठता है कि भाई जब देश के बड़े बड़े नेता अंग्रेज़ों से आज़ादी की मांग कर रहे थे, तो हमारे किसान अपने खेतों में किसके खिलाफ खड़े थे? उनकी लड़ाई आज़ादी की लड़ाई से कैसे जुड़ी हुई थी और कहां पर अलग थी? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं 1930s के दशक से। ये वो दौर था जब पूरे देश में किसानों का गुस्सा और असंतोष उबलने लगा था और एक राष्ट्रव्यापी जागृति की लहर सी दौड़ पड़ी थी। और ये मत सोचिए कि ये किसी एक दो जगह की बात थी। नहीं, ब्रिटिश भारत के प्रांतों से लेकर राजा महाराजाओं की रियासतों तक हर जगह किसानों के बीच अपने हक को लेकर एक नई चेतना पैदा हो रही थी। ये एक ऐसी चिंगारी थी जो धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगी थी। जरा देखिए ये आंदोलन कितने फैले हुए थे। पंजाब में किसान कह रहे थे कि हमारी जमीन वापस करो, तो बंगाल में ऊंचे नहर टैक्स का विरोध हो रहा था। ओडिशा में बेगार के खिलाफ आवाज उठ रही थी और गुजरात में बंधुआ मजदूरी को खत्म करने की लड़ाई लड़ी जा रही थी। मतलब हर जगह की अपनी लड़ाई थी, लेकिन मकसद सबका एक ही था, शोषण से आजादी। अच्छा, इन संघर्षों में एक शब्द बार बार सुनने को मिलेगा, मुजारा। ये वो काश्तकार या किराएदार किसान थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी। वो जमींदार की जमीन पर खेती करते थे और उनको कभी भी जमीन से बेदखल किया जा सकता था, कोई गारंटी नहीं थी। पटियाला जैसी रियासतों में इन्हीं मुजारों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। और इन मुजारों के शोषण का सबसे बड़ा हथियार क्या था? वो थी बटाई प्रथा। इसका सीधा सा मतलब था कि किसान को अपनी मेहनत की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा, कई बार तो आधा, जमींदार को लगान के तौर पर देना पड़ता था। जाहिर है ये प्रथा किसानों के गुस्से का एक बहुत बड़ा कारण थी। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या थी? अलग अलग जगहों पर लड़ने के बावजूद किसानों की मांगें लगभग एक जैसी थीं। सबके सब टैक्स में कमी चाहते थे, कर्ज से राहत चाहते थे, अपनी काश्तकारी की सुरक्षा चाहते थे और बेगार जैसी प्रथाओं का अंत चाहते थे। इससे एकदम साफ हो जाता है कि पूरे देश के किसानों का दर्द साझा था। लेकिन ठीक जब यह आंदोलन अपनी ताकत पकड़ रहा था, दुनिया पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत ने इस पूरे संघर्ष की दिशा ही बदल कर रख दी। युद्ध शुरू होते ही हुआ ये कि ब्रिटिश सरकार का पूरा ध्यान उस पर चला गया और जो भी किसान नेता युद्ध का विरोध कर रहे थे, उन्हें बुरी तरह कुचला जाने लगा। सरकार के इस दमन ने, आप कह सकते हैं कि बढ़ते हुए किसान आंदोलन पर एक तरह से ब्रेक ही लगा दिया। अब ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि कैसे युद्ध ने आंदोलन को सिर्फ बाहर से नहीं दबाया, बल्कि अंदर से भी तोड़ दिया। 1941 में जब हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला किया, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इसे जनयुद्ध कहा और अंग्रेजों का साथ देने का फैसला कर लिया। वहीं दूसरी तरफ 1942 में कांग्रेस सोशलिस्टों ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। इन दो अलग अलग रास्तों ने किसान नेताओं के बीच एक बहुत गहरी खाई पैदा कर दी। और ये फूट और भी गहरी हो गई। अब हमारे सामने दो गुट थे। एक तरफ कांग्रेस सोशलिस्ट जो भारत छोड़ो आंदोलन के हीरो बने हुए थे, और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी जो अपनी जनयुद्ध की नीति के कारण इस आंदोलन से अलग रही। इस पॉलिटिकल डिवीजन का सीधा असर पड़ा अखिल भारतीय किसान सभा पर, जो 1943 में टूट गई और किसानों का एक मजबूत मोर्चा कमजोर पड़ गया। खैर, युद्ध खत्म हुआ और भारत की आज़ादी की सुबह नज़दीक आने लगी। इस नई उम्मीद ने किसानों के संघर्षों में एक नई जान फूंक दी। अब लड़ाई का एक नया दौर शुरू होने वाला था। जैसे ही ये बात साफ होने लगी कि आज़ादी तो अब मिलकर ही रहेगी, किसानों में एक गजब का आत्मविश्वास जागा। उन्हें लगा कि अब एक नया समाज बनेगा, एक नया देश बनेगा जिसमें उनके अधिकार सुरक्षित होंगे। और इसी उम्मीद ने उन्हें अपनी लड़ाई को और भी ताकत से लड़ने के लिए प्रेरित किया। और इसका असर तुरंत दिखा। जमींदारी खत्म करने की मांग और तेज हो गई। आंध्र में खेतिहर मजदूरों ने हड़ताल कर दी। त्रावणकोर और तेलंगाना में तो किसानों ने जमींदारों और निजाम के खिलाफ हथियार तक उठा लिए। ये इस बात का सबूत था कि किसान अब चुप बैठने को तैयार नहीं थे। इन सभी संघर्षों में से एक आंदोलन ऐसा था जो सबसे ज्यादा बड़ा और चर्चित हुआ, बंगाल का तेभागा आंदोलन। चलिए इसको जरा और करीब से देखते हैं। तेभागा, इसका मतलब है 3 भाग, और यही इस आंदोलन का दिल था। ये आंदोलन बंगाल के बटाईदार किसानों ने शुरू किया था और उनकी मांग बिल्कुल सीधी सादी थी
कि अब हम जमींदार या जोतदार को फसल का आधा हिस्सा नहीं बल्कि सिर्फ 1/3 हिस्सा ही देंगे। बस ये 1 नंबर 1/3 ये सिर्फ एक हिसाब नहीं था, ये किसानों के आत्मसम्मान और हक की लड़ाई का प्रतीक बन गया था। सीधी बात थी, 2/3 फसल किसान की और सिर्फ 1/3 जमींदार की। तो ये आंदोलन आगे कैसे बढ़ा? सबसे पहले किसानों ने अपना ऐलान कर दिया। फिर जब सरकार ने एक बिल पेश करने की बात की तो किसानों का हौसला और बढ़ गया। उन्होंने फसल काटकर जमींदार के गोदामों में नहीं बल्कि अपने गोदामों में रखना शुरू कर दिया। अब जाहिर है इससे जमींदार भड़क गए और उन्होंने पुलिस बुला ली। इसके बाद जो हुआ वो दमन और हिंसा की एक दुखद कहानी है। आंदोलन को कुचलने के लिए जबरदस्त हिंसा का इस्तेमाल हुआ। खानपुर नाम की एक जगह पर हुई झड़प में 20 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये दिखाता है कि किसान अपने हक के लिए कितनी बड़ी कितनी भारी कीमत चुका रहे थे। तो क्या तेभागा जैसे आंदोलन फेल हो गए? क्या वो नाकामयाब थे? पहली नजर में शायद ऐसा लगे, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन आंदोलनों की असली विरासत उनके उस वक्त के नतीजों में नहीं बल्कि उनके दूरगामी प्रभाव में है। तो फर्क समझिए। शॉर्ट टर्म में देखें तो हाँ, कई मांगे पूरी नहीं हुई, लगान कम नहीं हुआ, टैक्स माफ नहीं हुए। लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्हीं आंदोलनों ने वो राजनीतिक माहौल बनाया, वो दबाव बनाया, जिसके कारण आज़ादी के बाद जमींदारी उन्मूलन जैसे बड़े कृषि सुधार करना सरकार के लिए एक जरूरत बन गया। तो इन संघर्षों का सबसे बड़ा योगदान क्या था? चलिए 3 बड़ी बातें देखते हैं। पहली, इन्होंने जमींदारी खत्म करने की मांग को एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। दूसरी, इन्होंने सदियों से चले आ रहे जमींदारों के दबदबे को सीधी चुनौती दी और उसे कमजोर किया। और सबसे जरूरी तीसरी बात, इन्होंने यह साबित कर दिया कि भारत की आज़ादी का सपना किसानों के अधिकारों के बिना अधूरा है। तो कुल मिला के बात यह है कि भले ही वो किसान उस वक्त अपनी हर लड़ाई नहीं जीत पाए, पर उन्होंने आने वाले कल के लिए जीत की जमीन तैयार कर दी थी। उन्होंने भारत के कृषि समाज को बदलने की वो नींव रखी जिस पर आज का भारत खड़ा है। और आखिर में एक सवाल, 1940 के दशक के उन संघर्षों की विरासत आज भी जिंदा है। आज जब हम भारत में किसानों के प्रदर्शनों और कृषि से जुड़े मुद्दों को देखते हैं तो क्या हमें उनमें उस पुरानी लड़ाई की गूंज सुनाई नहीं देती? इस पर जरूर सोचिएगा।